शुरुआत इंट्रो। सोचिए, आप यूरोप के सबसे अमीर खानदान में पैदा हुए हैं। आपके घर में सोने की चम्मच नहीं, बल्कि पूरा सोने का महल है। लेकिन एक दिन आप उठते हैं, अपनी अरबों की संपत्ति को लात मारते हैं और एक छोटे से गांव में जाकर माली या प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यह सोचना था कि जब हम बोलते हैं तो उसका असल में मतलब क्या होता है। मिलिए इतिहास के सबसे सनकी, सबसे जीनियस और सबसे अजीब दार्शनिक से, जिनका नाम था लुडविग विटगेनस्टाइन, जिन्होंने दर्शन शास्त्र की दुनिया को एक नहीं बल्कि दो बार पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि आपकी रोजमर्रा की लड़ाइयों की असली वजह क्या है। भाग एक, पारिवारिक जीवन। लुडविग का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनके पिता कार्ल विटगेनस्टाइन स्टील के बेताज बादशाह थे, लेकिन पैसा मानसिक शांति नहीं खरीद सकता। लुडविग का परिवार बेहद सख्त था। उनके पिता चाहते थे कि सभी बच्चे बिजनेसमैन बने, जबकि बच्चे कला और संगीत में रुचि रखते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि लुडविग के 3 भाइयों ने तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। लुडविग खुद भी जिंदगी भर मानसिक तनाव और अकेलेपन से जूझते रहे। लुडविग शुरुआत में फिलोसोफर नहीं, बल्कि एक इंजीनियर बनना चाहते थे। वे मैनचेस्टर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, लेकिन गणित के समीकरणों को सुलझाते सुलझाते उनका दिमाग गणित के आधार यानी लॉजिक की तरफ चला गया, और यहीं से शुरू हुआ उनका दार्शनिक सफर। भाग 2, कैम्ब्रिज और विश्व युद्ध। 1911 में विटगेनस्टाइन बिना किसी नोटिस के कैम्ब्रिज के महान फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसेल के कमरे में घुस गए। उन्होंने रसेल से सीधे पूछा, सर, मुझे बताइए, मैं एक पूर्ण जीनियस हूं या एक नंबर का बेवकूफ? अगर मैं बेवकूफ हूं तो मैं वापस जाकर इंजीनियरिंग करूंगा, लेकिन अगर मैं जीनियस हूं तो मैं दर्शन शास्त्र अपनाऊंगा। रसेल ने उनका काम देखा और कहा, भाई तुम जीनियस हो। लेकिन विटगेनस्टाइन को शांत कमरे पसंद नहीं थे। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वे अपनी मर्जी से ऑस्ट्रियाई सेना में सबसे खतरनाक मोर्चे पर शामिल हो गए। जहां चारों तरफ मौत का तांडव चल रहा था, विटगेनस्टाइन गोलियों के बीच बैठकर अपनी पहली और सबसे क्रांतिकारी किताब लिख रहे थे, ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिक्स। भाग 3, पहली थ्योरी और त्याग। इस किताब में उन्होंने पिक्चर थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि भाषा का काम दुनिया के तथ्यों की एक तस्वीर बनाना है। जैसे अगर मैं कहूं बिल्ली चटाई पर बैठी है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बनती है। विटगेनस्टाइन ने कहा कि जो चीजें हम साफ साफ शब्दों में बयां नहीं कर सकते, जैसे भगवान, नैतिकता या जीवन का अर्थ, उन पर बात करना बेकार है। उनकी किताब की आखिरी लाइन थी, जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, उस पर हमें चुप रहना चाहिए। किताब खत्म करते ही विटगेनस्टाइन ने घोषणा की कि उन्होंने दर्शन शास्त्र की सारी समस्याएं हल कर दी हैं। अब करने को कुछ नहीं बचा। इसीलिए उन्होंने फिलॉसफी छोड़ दी, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और ऑस्ट्रिया के गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। भाग 4, दूसरा सिद्धांत, लैंग्वेज गेम्स। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां आता है। कुछ साल गांव में बिताने के बाद आम लोगों से बात करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि अरे यार, मेरी पुरानी थ्योरी तो बिल्कुल गलत थी। भाषा सिर्फ दुनिया की तस्वीर नहीं बनाती, भाषा तो बहुत कुछ करती है। वे 1929 में वापस कैम्ब्रिज लौटे और अपनी ही पुरानी किताब के खिलाफ एक नया सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने लैंग्वेज गेम्स कहा। उन्होंने कहा कि भाषा एक खेल की तरह है, जिसके नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम किस सामाजिक संदर्भ में हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिस्त्री चिल्लाए ईंट, तो इसका मतलब यह एक ईंट है नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है मुझे ईंट उठाकर दो। शब्दों का कोई फिक्स मतलब नहीं होता, उनका मतलब उनके इस्तेमाल में होता है। अंत, आउट्रो विटगेनस्टाइन ने हमें सिखाया कि दुनिया की आधी लड़ाइयां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम एक दूसरे के भाषा के खेल को नहीं समझ पाते। साल 1951 में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। मरने से ठीक पहले उन्होंने अपने डॉक्टर की पत्नी से कहा था, उन्हें कहना कि मैंने एक अद्भुत जीवन जिया है। एक ऐसा इंसान जो अरबपति था, लेकिन मरा एक फकीर की तरह, पर विचारों से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर।
अगर आपको विटगेन्स्टाइन के जीवन की यह कहानी मजेदार लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प फिलोसोफर्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अगली वीडियो किस दार्शनिक पर देखना चाहते हैं? कमेंट में बताएं।